हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कमलेश कबीर स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज हम एक अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम कोई नया टॉपिक नहीं लेके एक दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास और हौसले की एक ऐसी कहानी के रूबरू करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि अगर हमारे हौसले मजबूत हो तो हम किस हद तक जो है सफलता के परिणाम या सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है यूएसए से। यूएसए के एक प्रांत जिसको टेनेसी नाम है, वहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। तो टेनेसी में 23 जून 1940 को एक छोटी बच्ची का जन्म होता है। और जब हम यहाँ छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं तो हम इस कहानी में समझेंगे कि वो जो बच्ची थी वो प्रीमेच्योर डिलीवरी थी। प्रीमेच्योर मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अमूमन अगर WHO या किसी भी हम मेडिकल साइंस की अगर बात करें तो कोई भी जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका जो वेट होता है वो 2.5 से 3 किलो के आसपास होता है नॉर्मल बच्चों का। लेकिन उस बच्ची का जो वेट था वो लगभग 4.5 पाउंड या इसको हम कह सकते हैं कि 2 किलो के आसपास था। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीमेच्योर डिलीवरी एक वर्ड यूज़ किया है। और जब प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो हम देखते हैं कि जब बच्चे का वेट कम है तो उसमें कुछ बीमारियां भी आ जाती है। तो यहाँ पे जब हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं तो उस बच्चे को आफ्टर डिलीवरी जो है उसको निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया होने के बाद में वो काफ़ी समय जो है वो हॉस्पिटल में गुजारती है, एडमिट रहती है। वहाँ उसका ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट चलता है उसके थोड़े दिनों के बाद में जब वह बच्ची 2.5 साल की हो जाती है तो 2.5 साल की बच्ची के होने के बाद में उसको एक पैरालाइज का अटैक आता है। और जब पैरालाइज का अटैक आता है, आप देखोगे कि किसी बच्चे को अगर पोलियो का अटैक आ जाता है तो आप उसकी फिजिकली जो है स्ट्रक्चर, या इसको हम कह सकते हैं कि आप जब उसको बॉडी को देखते हो तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि उसका क्या हाल हुआ होगा। तो यहाँ पे वो जो बच्ची है उसके पैरालाइज के अटैक आने की वजह से उसकी लेफ्ट जो लेग थी उसने काम करना बंद कर दिया, और साथ में उसके पैर ने भी जो है वो काम करना बंद कर दिया। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची के साथ में इतनी प्रॉब्लम्स है कि एक उसका जो जन्म है वो गरीब फैमिली में होता है, क्योंकि उसकी जो मदर ब्लॉन्च जो थी, उनका नाम ब्लॉन्च था, वो एक जिसको कहते हैं कि मेड थी। वो घरों में जाके जो है बर्तन साफ करती थी, पोछा लगाती थी, झाड़ू लगाती थी, और वहां से वो पैसे इकट्ठे करती थी। और उसका जो फादर था ईडी, वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर कुली का काम किया करता था। ये उनका जो है आय का स्रोत हुआ करता था। तो एक गरीब परिवार में पैदा हुई बच्ची, और उसके साथ इतनी चीजें होने के बाद में जब हम इस कहानी को आगे बढ़ते हैं तो इस कहानी में हम देखते हैं कि उसकी जो मदर है वो उसको ट्रीटमेंट के लिए कम से कम, जिसको हम कह सकते हैं कि 50 मील दूर जो है वो हर वीक 2 बार उसको हॉस्पिटल लेके जाना, हॉस्पिटल से उसको वापस लेके आना, उसका ट्रीटमेंट शुरू कराना। और जब ट्रीटमेंट में उसने देखा, आप देखो एक छोटी बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए 50 मील दूर जाना, फिर उसको घर पे उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, उसको थेरेपी देना, उसको मसाज देना, मालिश करना। तो इन चीज़ों में जब हम पेरेंट्स को देखते हैं तो पेरेंट्स का क्या हालत हो जाती है। एक, उनका बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और दूसरा जो है उनकी जो पारिवारिक जो स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय, या इसको हम कहते हैं कि गरीब स्थिति में है। तो उस सिचुएशन में लेकिन फिर भी उनको एक प्रेरित करना, एक प्रेरणा वाले पार्ट पे, या इसको हम कह सकते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति, क्योंकि इस पूरी स्टोरी में हमें दृढ़ इच्छा शक्ति का ही एक एग्जाम्पल मिलने वाला है। तो जब वो उसको मसाज के घर पे मसाज करती है, उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद में वो जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही होती है उनका नाम था के एमवे। तो के एमवे के प्रिस्क्रिप्शन को हम देखते हैं तो के एमवे ने उनकी मदर को बोला कि आपकी जो बच्ची है ये कभी अपने पैरों पे चल नहीं सकती, ये अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी उस मदर का आप हौसला देखोगे कि उसने कभी हार नहीं मानी, और वो लगातार अपनी बेटी को जो है वो मोटिवेट करती रही। ये स्टोरी हमने इसलिए ली क्योंकि आज के हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों के साथ बैठें और बच्चों को साथ बैठ के उनको प्रेरित करें, क्योंकि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत भी होती है। आज हमने डे बोर्डिंग स्कूल डाल दिया, हमने बच्चे को हॉस्टल में डाल दिए, या बच्चों को जो है वो मेड के या सर्वेंट के जो है उनके पालने के लिए, उनको खिलाने के लिए, उनको बाहर घुमाने के लिए हमने सर्वेंट अपॉइंट कर दिए। ये उन पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक स्टोरी साबित हो सकती है अगर वो इस स्टोरी को अंडरस्टैंड करे तब। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि वो जो लड़की है
छोटी बच्ची जिसको पैरालाइज का अटैक आ गया, वो जो है वो जिसको हम कहते हैं कि बिना किसी सहारे के चल नहीं पाती थी, इसलिए उनके जो पैर थे उनको लेग ब्रास या इसको हम कह सकते हैं कि कैलिपर्स के हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया। लेग ब्रास एक ऐसी जिसको बोलते हैं कि एक इक्विपमेंट्स होता है जिसको हम पैर पर पहनने से जो पैर को होल्ड कर लेता है या थोड़ा जिसको कहते हैं कि स्टेबिलिटी प्रदान करता है। उस सिचुएशन में वो लड़की जो है वो मेहनत करती है, उसको प्रेरणा मिलती है उसकी मदर से, और देखते ही देखते उसका दाखिला जो है वो स्कूल में करा दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि वो जो नॉर्मल बच्चों के साथ बच्ची पढ़ रही है तो उसकी वहां क्लासरूम में क्या स्थिति होगी। लेकिन जब इस स्टोरी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वही बच्ची एक दिन अपने टीचर से क्वेश्चन कर बैठती है। और सवाल क्या था उसका सवाल था कि जो वर्ल्ड ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें जो एथलेटिक्स जो स्प्रिंट लगाते हैं उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। और जब वो ये ऐसा क्वेश्चन पूछती है तो आपको भी पता है कि एक एबनॉर्मल अगर चाइल्ड जो है वो अगर क्लासरूम में ऐसा क्वेश्चन करेगा तो नॉर्मल बच्चों क्या करेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा। तो टीचर और नॉर्मल बच्चों का रिएक्शन था वो हंसने लग गए। और हंसने के बाद में टीचर ने उसको बोला कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप जो है ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। वो लड़की जो है वो सहम गई, वो लड़की सोचने लग गई बैठे बैठे, वो अंदर से बहुत दुखी हो गई। लेकिन फिर जब वो घर आती है और घर आने के बाद में जब वो अपनी माँ से ये डिस्कस करती है तो माँ जो है वो उसको और प्रेरित करती है, और ज्यादा मोटिवेट करती है। और मोटिवेट करने के बाद में उसके वो ब्रास जो लेग ब्रास जो पहने हुए थे वो हटा देती है और उसको प्रैक्टिस के लिए उसको प्रैक्टिस कराती है। और इसी स्टोरी में आप देखिएगा एक उनकी ऑटोबायोग्राफी को जब हम स्टडी करते हैं तो एक चीज और सामने आती है कि जब उनकी मदर एक बार मार्केट में सब्जी लेने चली जाती है तो वो लड़की जो है वो व्हील चेयर के ऊपर विदाउट ब्रासलेट जो है ब्रासलेट वो खड़ी हो जाती है। और खड़ी होने के बाद में वो पहला स्टेप लेती है। और जब वो पहला स्टेप लेती है तो उसको लगता है कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, चल नहीं सकती, लेकिन आज मैं खड़ी हुई और एक कदम चली। और इसी चीज के साथ में उसके दिमाग में आ गया कि अगर मैं एक कदम चल सकती हूं तो आप देखोगे विल पावर कितनी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे ही उसके दिमाग में आ गया कि मैं एक कदम चल सकती हूं या मैं आज एक कदम चली तो मैं कल 2 कदम भी चल सकती हूं, और इसी भावना से प्रेरित होके वो दूसरा स्टेप लेती है और दूसरा स्टेप लेते ही वो गिर जाती है। गिरने के बाद में वो रेंगते हुए एक कोने में बैठ जाती है। जब उसकी मदर वापस आती है, घर लौटती है, तो वो देखती है कि उसकी बच्ची जो है वो नीचे गिरी हुई है, उसको चोट लगी है। लेकिन फिर भी वो लड़की जो है वो मुस्कुरा रही होती है। तो उसकी मदर पूछती है, बेटा आपके चोट लगी है लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो। तो लड़की बोलती है कि मम्मी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप जो है वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, आप चल नहीं सकते, लेकिन देखो आज मैं अपने पैरों पे खड़ी भी हुई और मैं 2 कदम चली भी। तो इससे जो है उसकी जो मदर जो थी वो और ज्यादा प्रेरित होती है, और ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और उसको प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करा देती है। उसको स्कूल में दाखिला मिल जाता है, वो प्रैक्टिस कर रही होती है, और प्रैक्टिस करते करते हम देखते हैं कि इस स्टोरी में 1947 के बाद में वो लड़की जो है वो धीरे धीरे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर देती है। लेकिन 1953 में फिर उसके साथ में एक इंटरेस्टिंग वाकया होता है जब वह अपने स्कूल टाइम में एक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती है। तो उसमें उसने जो बच्चे रेस कंप्लीट करके जा चुके होते हैं उसके कम से कम 4 घंटे बाद में वो रेस कंप्लीट करती है, और वो भी 100 मीटर की रेस। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 मीटर रेस कंप्लीट करने के लिए उस लड़की को लगभग 4 घंटे लगते हैं। तो वो लड़की क्या कर सकती है, लेकिन वो लड़की हार नहीं मानती, फिर भी वो अपने फैसले पे अडिग रहती है, वो रुकी रहती है, लगातार वो मेहनत करती है। और मेहनत करते करते हम देखते हैं कि जो लड़की अपने जो साथियों से सबसे लास्ट, जिसको हम कहते हैं कि किसी भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना और लास्ट आना, वही लड़की 1956 में ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करती है और वहां पे वो ब्रॉन्ज मेडल जीतती है। लेकिन उसका जो सफर है वो यहीं नहीं रुकता, वो अपने कोच के पास जाती है, और जब कोच उसके डेडिकेशन को देखता है तो वो उसकी और ज्यादा मदद करता है, हेल्प करता है। और उसने अपनी, जिसको कहते हैं कि अपनी विल पावर की वजह से 1960 रोम ओलंपिक में वो पार्टिसिपेट करती है, उसको उसमें हिस्सा मिल जाता है, और उसमें
वो लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतती है और उसको फास्टेस्ट वुमेन जो एथलीट है उसकी उपाधि दी जाती है। 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल, 200 मीटर में उसने गोल्ड मेडल जीता और 400 रिले में उसने वापस से फिर गोल्ड मेडल जीता। तो ये 3 जो है वो गोल्ड मेडल वो एक हिस्ट्री क्रिएट कर जाती है। और जब उसका हम यहाँ स्प्रिंट की बात कर रहे हैं तो उस प्रतियोगिता में उसका जो सामना है वो विश्व की सबसे तेज दाविका से होता है, लेकिन फिर भी वो उससे जीत जाती है। और कहते हैं कि जब वो रिले वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है तो उसके हाथ से जो बैटन है वो गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती, उसको वापस से उठाती है और फिर वो जो अपना स्प्रिंट जो है वो कंप्लीट करती है और गोल्ड मेडल जो है वो जीत जाती है। उसके बाद में 1963 में वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में वो जो है अपने एथलेटिक्स से, या इसको हम कह सकते हैं कि वो अपने स्पोर्ट्स से जो रिटायरमेंट ले लेती है और उसके बाद में वो टीचिंग और कोचिंग के फील्ड में चली जाती है। तो दोस्तों ये कहानी है जस्टिन रुडोल्फ की। और जब हम जस्टिन रुडोल्फ की कहानी देखते हैं तो ये कहानी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है कि उनको लगता है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं। तो आप कंपेयर करके देखें कि जब गरीब घर में पैदा होके वो लड़की ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जबकि दूसरी यहां पे चीज आ जाती है कि एक फिजिकल हैंडीकैप्ड लड़की जो है वो नॉर्मल लोगों के साथ में एक जिसको कहते हैं कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और वहां गोल्ड मेडल जीतती है, क्योंकि वो फिजिकल हैंडीकैप के साथ में नहीं, वो नॉर्मल बच्चों के साथ में। और दूसरा उसके साथ में आप देखोगे कि उस वक्त यूएसए के अगर हम हालात को समझते हैं तो वहां अश्वेत जो लोग थे उन पे बहुत अत्याचार किए जाते थे, उनको सेकंड दर्जे का समझा जाता था। लेकिन जस्टिन रुडोल्फ की स्टोरी में हम देखते हैं कि वो भी एक अश्वेत परिवार से आती थी और अश्वेत परिवार से आने के बाद में जब वो इतना कर सकती है तो आप सोच के देखें कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो हमारा माहौल, हमारा जो समाज है वो कैसा है, क्योंकि हम उन चीजों से थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं। तो और उसके बाद में आप देखोगे कि उनके सम्मान के लिए वहां की जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने एक जो है एक दावत दी और उसमें श्वेत और अश्वेत दोनों लोगों को उन्होंने इनवाइट किया। तो ये यूएसए के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी को हमारा लेने का ध्येय यह था कि अगर हम एक बार ठान ले कि हमें यह चीज करनी है, हम उसको हौसलों के साथ, या इसको हम कह सकते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस वक्त को करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बशर्ते अगर हम देखें इस स्टोरी में भी हम समझेंगे तो उसके ऊपर दर्द बहुत है, इस स्टोरी में दुखी होना बहुत है, स्ट्रगल भी बहुत है। लेकिन जब हमें सफलता अगर बड़ी चाहिए तो हमें स्ट्रगल भी बड़ा करना ही पड़ता है। और ये कहानी स्ट्रगल की एक पूरी, जिसको हम कहते हैं कि जितना स्ट्रगल एक इंसान कर सकता है उतना स्ट्रगल जो है वो इस स्टोरी में दिया हुआ है। लेकिन आज हम सब लोगों के पास में वो सारे संसाधन, वो सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। और क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं कि हमारी जो विल पावर है, हमने कभी उसको अवेयर नहीं हुआ, हमने कभी उसको समझा नहीं। हमने अपनी इच्छा शक्ति के अलावा अगर हम देखें तो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ जो है, हमने कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हमारी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो कितनी मजबूत है। और जब हम इसके एहसास को पैदा करते हैं और उस एहसास को पैदा करने के बाद में हम देखते हैं कि हम हमारी इच्छा शक्ति से क्या क्या कर सकते हैं, तो कहते हैं, जैसे हमने एक मूवी देखी दशरथ मांझी, कि एक इंसान जो है वो 22 साल तक लगातार डटे रहता है और लगातार डटे रहने के बाद में एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ में वो पूरे पहाड़ को तोड़ देता है। तो आज हमें उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे सामने अच्छी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, अच्छे अच्छे ट्यूटर्स अवेलेबल है, अच्छी अच्छी एकेडमीज अवेलेबल है, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर उस जमाने की हम बात करें तो उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं वो इतना कुछ करके चले गए। तो हमें जरूरत है इन चीजों को, ऐसी स्टोरियों से प्रेरित होने की, इन स्टोरियों को समझने की और कुछ कर गुजरने की। तो दोस्तों आज की स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करना नहीं भूलें। मैं कमलेश कबीर आपसे इजाजत चाहूंगा, इस एपिसोड को यहीं मैं समाप्त करूंगा। उसके बाद में एक नए स्टोरी के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।